फोन म्यूट करो प्लीज। अपना फोन म्यूट करो प्लीज। ओके। तो राजा हरि सिंह जो है उन्होंने इंडिया के साथ साइन कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसके पहले ओरली पाकिस्तान का जो भी उस टाइम के पीएम थे उनको उन्होंने कहा था कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं आपके साथ। तो इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना तभी से पैदा होने लग गया, और फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोकल लोगों को, ट्राइब्स को वेपन्स के साथ भेज दिया गया। वेपन पता है ना, हथियार वगैरह के साथ भेज दिया गया। तब तो राजा हरि सिंह ऑर्डर गए और उन्होंने इंडिया का साथ चाहा। इंडिया से उन्होंने कहा प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मैं आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा। तो उस समय उनका ये कंडीशन था कि हम लोग अपने यहाँ लेकिन अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग इंडिया के बनाए हुए जो रूल बुक है उसको फॉलो थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग अपना एक रूल बुक बनाएंगे, बनाए हुए हैं, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस वजह से बहुत साल तक ऐसा होता रहा कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पे हम लोग जाके लोकल लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना। ये सारी कुछ चीजें प्रॉब्लम में थी। आज हम लोग जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं, और जनरल साइंस में मैं बायो पढ़ाने वाली हूँ। आयुषी और नैना, तुम लोगों को कश्मीर का क्लियर हुआ थोड़ा सा स्टोरी? और रिसेंटली 2019 वगैरह के आसपास में जम्मू कश्मीर को, मतलब वहां का जो ये था ना, मैंने अभी कहा ना, रूल बुक वो फॉलो नहीं करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाए और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री में इक्वली फॉलो किया जाए। और जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा टाइम भी हो गया तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अब। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा बैटरी का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता है कितना देर में टिक सकूंगी। स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल नहीं है? ठीक है, एक सेकेंड, कोई और भी ज्वाइन कर रहा है? नहीं विजिबल है? देखो तो, इंडिया का मैप दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? मैप बोल रही हूँ, फ्लैग, सॉरी। चलो, हाँ फ्लैग, फ्लैग, वो थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया, ऐसे स्लिप होना नहीं चाहिए, खराब बात है। खैर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। आज हम लोग जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनरल बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी, और कल भी मैं जनरल बायोलॉजी ही पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है और कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइट का प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज कर रही हूँ जो कि इजी है मेरे पढ़ाने में और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल साइंस में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, जनरल साइंस में हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर करंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉकेट साइंस, बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि आरटीपीसीआर। अभी जो ये कोविड का केसेस आने लगा, इसके बाद आरटीपीसीआर एक ऐसा टेस्ट था जिसके जरिए हम लोग पता कर देते, कंफर्मेटरी टेस्ट है ये एक तरीके का। इसमें भी कुछ कुछ एरर है, पर ज्यादातर लोग जो है इसको कंफर्मेटरी ही मानते हैं, कि पता चलता है कि कौन सा पर्सन कोविड पॉजिटिव है, कौन सा पर्सन नहीं है। तो नाक में ऐसे किसी ने अगर टेस्ट देखा होगा तो नाक के अंदर से कुछ निकालते हैं, नाक के अंदर से स्वाब निकालते हैं। स्वाब का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्क्रैच करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग सुबह सुबह टंग क्लीन करते हो ना, टंग क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर का इस्तेमाल करते होगे, तो टंग को स्क्रैच करते होगे, टेस्ट बोर्ड से इससे क्लियर होते। सिमिलरली वो स्वाब क्लियर करते, मतलब थोड़ा सा निकालते हैं, और उसके बाद कुछ केमिकल में ले जाके कुछ मशीन में डाल के उसको टेस्ट करते हैं। जब मैं अच्छे से, जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगी तो मैं आरटीपीसीआर के बारे में बताऊंगी। कोविड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसी बहुत सारी चीजें। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसके बारे में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में नोबेल प्राइजेस किसे किसे मिले साइंस के फील्ड में। हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग, हाँ, मैं अगर किसी से पूछ दूं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था इन्वेंशन,
या क्या उन्होंने डिस्कवर किया था या हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, तो हमें नहीं पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो जो भी सीनियर्स है उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि नोबेल प्राइजेस और इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं सारी चीजें अभी कवर नहीं कर सकती हूँ, और तो मैं बस अभी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, एंड देन मैं स्टार्ट करूंगी अपना क्लास। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो वेरियस एप्लीकेशन है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। अभी आरोग्य सेतु बहुत पॉपुलर था। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, आरोग्य सेतु आप किस चीज से रिलेटेड था, या बिहार गवर्नमेंट ने एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा ऐप निकाला है, या एक नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी पे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बट हम में से कितने को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एप्लीकेशंस है और इससे रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह होते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे बड़ी बात ये है ना कि अभी वो टाइम है ना कि हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। गूगल मीट के बारे में कम लोग जानते थे, और किसी ने सुना भी था तो वो उतना यूज नहीं करता था। ठीक है, डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटलाइजेशन है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आ ही गया होगा। साइबर क्राइम एंड हैकिंग की भी बात करनी होती है जब हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं तो रास्ते में पैसे चोरी हो गए, अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर तो नहीं मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग जब किसी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या मैं ऐसे जब पढ़ा रही हूँ, तो पहले जूम आपको बहुत टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, जैसे पबजी बंद हुआ था। पबजी के बाद अभी क्या है, बीजीएमआई आया है ना। तो पबजी को बंद क्यों किया गया था, साइबर क्राइम वगैरह को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं उससे ऐसा था कि हमारी कंट्री का डेटा कहीं और जा रहा था, इस वजह से इन सब साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री का डेटा, तुम लोगों को लगता है क्या ही फायदा होगा उनको हमारे डेटा लेके, लेकिन वो हमारे डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फोन में जितनी भी चीजें हैं, दूर बैठा कोई भी इंसान इसको हैक कर सकता है, आपके अकाउंट में से पैसे चुरा सकता है। तो बहुत जरूरी है कंप्यूटर रिलेटेड एप्लीकेशंस को समझना, और ये सबके लिए, कोई भी जनरेशन के लोग हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैंने एक फोटो इंक्लूड किया है जिसमें मैंने दिखाया है नोबेल प्राइजेस के कौन कौन विनर थे। यहाँ पे मैंने साइंस के जो भी है मैं उन्हें मार्क कर देती हूँ। सीवी रमन, इनको फिजिक्स में मिला है। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है चंद्रशेखर सुब्रमण्यन। अगर अमन तुम्हें याद होगा तो हम लोग जब चौबे सर थे तो उस टाइम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के ऊपर में ना एक हमारा क्विज कंपटीशन हुआ था, जिसमें अभिषेक का सिलेक्शन हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। उस दिन मुझे पहली बार पता चला था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में तुम लोग खुद से थोड़ा सा सर्च करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा बस इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूँ कि साइंस में भी तुम लोगों का इंटरेस्ट आए। बाकी तो और भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मैंने नोबेल प्राइज के विनर्स जो भी हैं इंडिया से, उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग अब आ जाते हैं जनरल बायोलॉजी पे डायरेक्ट। ठीक है, जनरल बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसमें किसकी चीज की बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, लाइफ क्या है। अगर हम लोग इसको लाइफ को डिफाइन करने जाएं तो अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट बायो के टर्म में मैं बताती हूँ। सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी, सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी का मतलब होता है जो अपनी देखभाल खुद कर सके। ठीक है, अपने कार्य को खुद से सारी चीजों को कर सके। लाइक तुम लोग हो, तो तुम लोग अपना खाना पीना, या तुम लोग को वॉशरूम जाना है, एक्सक्रीटा निकालना है, जो भी है, तुम्हारा बॉडी अपने आप ही ये काम कर ले रहा है ना। सोचने समझने की क्षमता तुम लोग में खुद है ना, तुम लोग मेरी बात को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये जो है मतलब इंडिविजुअली तुम लोग ये पूरे काम कर पा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पर, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। ठीक है, सिंगल सेल बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाता है, और अगर वो सस्टेन कर पाता है तो ही वो लाइफ का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में सबको पता है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग में ग्रो कौन करता है, लिविंग करता है, लेकिन यहाँ पर जो है फैन बहुत दिन से रखा हुआ या कोई भी एक बुक रखा हो ना, तो वो भी ग्रो कर सकता है। कैसे ग्रो कर सकता है, इसके ऊपर धूल जमती जाए। ठीक है, जैसे मेरा घर तो ऐसी जगह है जहाँ बहुत धूल जमता है, अगर मैं किसी किताब को ना छूऊं ना, तो शायद उस पे कम से कम 5 ग्राम 10 ग्राम का धूल जम जाएगा, बट दैट इज नॉट ग्रोथ। ठीक है, दैट इज नॉट ग्रोथ, क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीजों का मतलब इसमें क्या कहें,
क्या कहेंगे, बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरनली ये ग्रो नहीं कर रहा है, इंटरनली कोई नया पेपर इसमें से डेवलप नहीं हो जाएगा, दैट इज नॉट ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, सबको पता है। ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, ये भी सबको पता है। मूवमेंट की बात करते हैं, तो मूवमेंट जो है, प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है, स्टिल हम लोग उनको लिविंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्यों लिविंग कंसिडर करते हैं? क्योंकि अदर जितने भी यहाँ पे मैंने फंक्शंस बताए हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, ये प्लांट्स के बॉडी में होते हैं, सॉरी। और उसके अलावा जो है मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैं जब आगे आप लोगों को बहुत बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर दूसरा क्लास लूंगी, तब मैं बताऊंगी कि प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म, मतलब देखोगे अगर, तो प्लांट हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है ना लाइट की तरफ, जो रूट है वो हमेशा जमीन के अंदर ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि रूट जाके सूरज के डायरेक्शन में उगने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है, मतलब उसकी ओर बढ़ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये मूवमेंट शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं फैन की, तो फैन तो मूव करता है, स्टिल वो नॉन लिविंग, क्योंकि यहाँ पे इसका मूवमेंट, हम लोग अगर बटन नहीं चलाएंगे तो फैन अपने आप नहीं घूमने लगेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको एक्सटर्नल सप्लाई मिल रहा है, दैट्स व्हाई फैन इज नॉन लिविंग थिंग, नॉट अ लिविंग थिंग। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लाइफ पे वापस से आते हैं। फॉर सस्टेनिंग लाइफ वी नीड, सबसे पहले हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन की, खाना पानी, ठीक है। अब खाना पानी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हमारा एक सिस्टम आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, तब तुम लोगों को समझ में आएगा, अभी बस इनका कोरिलेशन समझो। अब डाइजेशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन जो है इससे तुम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो जिससे तुम लोग मूव करते हो, है ना। जब मूव करते हो तो इसके साथ तुम्हारा दो तीन सिस्टम इंक्लूड होगा, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। फिर अगर तुमने खाया है तो भाई निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर निकलेगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे समझोगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है तभी प्रॉपर ग्रोथ होता है। अगर न्यूट्रिशन अगर ना मिले, जैसे हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर मैंने पढ़ाया था यश ये लोगों को। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा नेक होता है, ये अगर हमारा फेस है, तो ये वाला जो नेक का रीजन है ना, ये सूज जाता है, ठीक है, इसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। या आयोडीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से बहुत सारा ऐसा डिजीज वगैरह हो जाता है, जिसमें कि हमारा अगर छोटे बच्चों को देखो तो वो काफी या तो पतले हो जाएंगे, या तो जो उनका स्टोमक है ना वो काफी फूल जाएगा। तो ये एक डिपिक्शन है कि उनमें प्रोटीन की कमी हो रही है, इस तरह के बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। और अगर हम लोग ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग मैच्योरिटी के पीरियड में पहुंचेंगे। लाइफ साइकिल सबको पता है, मैं नहीं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बड़ा होता है, ये वो सारी चीजें सबको पता है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी के पीरियड में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारे मैं सिस्टम्स बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब बाद में डिस्कस करेंगे, वो सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता रही हूँ। फिर अब देखो, न्यूट्रिशन के अलावा हम लोग को एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से एक और चीज चाहिए होता है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक का टर्म यहीं से आता है। एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक, एंड नॉन एरोबिक का मतलब जो एयर, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे एरोबिक में जो एयर है ना, वो एक्चुअली ऑक्सीजन को डिपिक्ट कर रहा है। एक सेकंड रुकना, कहाँ चला गया पेज? ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेदिंग या रिस्पिरेशन यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन। यहाँ पे अगर कोई CHSL वगैरह का एग्जाम देगा, तो यहाँ पे ना उनको स्पेसिफिक कोई सिस्टम का नाम बता देगा, और उसके बाद नीचे पूछेगा कि कौन सा है। तो रिस्पिरेशन वगैरह तो फिर भी इजी है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना भूल गई, वो बताऊंगी। एंडोक्राइन ऐसे वर्ड है जो कि अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, वो उसके बारे में मुझे बताना है, याद दिलाना कोई। यहाँ पे रेस्पिरेशन बता रही थी, सांस जो हम लोग लेते हैं और उसके बाद उस सांस को हमारे बॉडी में जो एसिमिलेट करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स में, वो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये हमारे पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन की जरूरत है मेरे हाथ को, ऑक्सीजन से ही एक्चुअली हम लोग ऑक्सीजन और फूड से एनर्जी मिला के हम लोग हाथ में काम वगैरह कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये उंगली तक हमारा कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। जो ये हमारा पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, इस ब्लड फ्लो में ही न्यूट्रिशन, एनर्जी,
ठीक है, न्यूट्रिशन एक्चुअली कहना चाहिए, एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर बनता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो इस बात को, कि न्यूट्रिशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और एनर्जी एक्चुअली हमारे सेल्स में बनता है, ठीक है, सेल्स में बनता है, और सेल्स में ऑक्सीजन की तब हमें जरूरत पड़ती है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जिस जगह पे उसे जाना चाहिए वहां पहुंच जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ चीजें हो गई कि हमारा बॉडी को सस्टेन करने के लिए, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक चीज है, वो है हमारा दिमाग, ठीक है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तुम्हारी दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, ठीक है, कभी तुम दौड़ना चाहते हो, कभी किसी ने डांट दिया, मैं अभी प्यार से पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, या स्लो पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, फास्ट पढ़ाती हूँ तो अंदर से आता होगा ओ मैम कितना फास्ट है। ये सारी जो फीलिंग्स है, एंडोक्राइन सिस्टम से आ रहे हैं। किसे आ रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम से। यहाँ पे इस चीज को सारे ध्यान से सुन लो। एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यही कहते हैं हार्मोनल लोचा। नेक्स्ट अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें, तो नर्वस सिस्टम तो सबको पता है, ब्रेन, ठीक है, नर्व, यहीं से वर्ड आया नर्व, जो किसका सेल्स है? नर्वस सिस्टम का सेल्स है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी सारे जो सिस्टम्स है उनका बेसिक सेल या बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम लोगों को सारे सिस्टम्स मैंने थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है, और अब इन सिस्टम्स के बेसिस पर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम लोगों ने कह लो, या डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया, जो क्लासिफिकेशन हम लोग आगे देखेंगे। इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना तक में सबको क्लियर हो गया होगा, तब हम लोग आगे बात करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक, गुड। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज वगैरह डाले, ठीक है। यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है, प्रोटिस्ट लिखा हुआ है, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स तो सबको दिखता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद है मशरूम, उन्हें मशरूम या फंजाई भी पता है। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये तुम लोगों को थोड़ा कम क्लियर होगा, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर में ही आर्की बैक्टीरिया आता है, आगे अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। यहाँ पे इनविजिबल दिख रहा है, मैंने डॉटेड लाइन से लिखा है ना। डॉटेड लाइन से क्यों लिखा है? क्योंकि वो इतने छोटे हैं ना कि वो ऐसे ही दिखते हैं, डॉटेड डॉटेड से, और वो भी उनको बहुत जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की है, ठीक है, हम लोग उनको देख कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे देखने का या उनको समझने का कुछ तरीका है, कुछ साइंटिफिक तरीका है, कुछ नॉर्मल तरीका है। तो पहला अगर यहाँ देखोगे तो फिजियोलॉजिकल मेथड। अब जैसे कि तुम लोग आटा गूंथ के बहुत दिन के लिए छोड़ दोगे तो उसमें से अलग अजीब सा बबल आने लगे, अजीब सा स्मेल आने लगी है, तो ये तुम लोग कह सकते हो फिजियोलॉजिकल मेथड है, जिसमें कि तुम उनके ग्रोथ को देख सकते हो। ऐसा करना मत, मम्मी बहुत डांटेगी, ठीक है। दूसरा तरीका है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज करोगे तो उससे तुम्हें ये जो छोटे छोटे चीजें हैं वो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स, मतलब 100x पे दिख जाएंगे, या इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं, तो माइक्रोस्कोप से ऑपोजिट है टेलीस्कोप। हम लोग तारों को जब देखने की कोशिश करते हैं, तो तारों को हम लोग बस ऐसे देखते हैं तो वो छोटा सा एक व्हाइट कलर का डॉट ही नजर आता है, लेकिन टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसके तारे के अंदर या और भी जो भी, मतलब ऊपर आसमान में जितनी भी चीजें, चांद के ऊपर जो गड्ढा है, या ये वो चीजें जो कहते हैं चांद में दाग है, ठीक है, पहाड़ है या न, उस तरह की चीजें हैं, वो सब टेलीस्कोप से देखते हैं। और वैसी छोटी छोटी चीजों को हम लोग किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर इसके बाद में और मेथड्स की बात करूँ तो बायोकेमिकल मेथड्स सीनियर्स ध्यान देंगे। बायोकेमिकल मेथड्स जो है, सीवी रमन, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, इंडियन एक थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था, रमन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये रमन मेथड क्या है, थोड़ा सा तुम लोग सर्च करो, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में एक आता है पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कहा था ना, आरटीपीसीआर, उसमें क्या होता है कि नाक से जो तुम्हारा स्वाब निकाला गया ना, जो उस टाइम मैंने बताया था, उस स्वाब को ना
मतलब बहुत ज्यादा जूम इन किया जाता है, ठीक है। उसमें केमिकल्स डाला जाता है, और जो छोटा सा अगर एक डॉट भी रहा होगा ना, एक वायरस का भी या टुकड़ा रहा होगा, तो वो जो वायरस का टुकड़ा है ना, उसको बड़ा करते करते उस वायरस का ना 10-15 टुकड़ा हम लोग बना लेते हैं। तो अब वो 10-15 टुकड़ा बना लिए तो उसको ढूंढना इजी है ना। तो आरटीपीसीआर में ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर साइज की बात करें तो 100 नैनोमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो 100 नैनोमीटर के आसपास में क्या है, वायरसेस है, और 10 सेंटीमीटर के आसपास में क्या है, फंजाई है। यहाँ पर एक चीज जान लो, नॉन लिविंग और लिविंग को का कनेक्टिंग लिंक अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है तो दैट इज वायरस। कैसे भाई, ये कोविड वायरस ही देख लो। कोविड वायरस जब तक हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में फैला हुआ है तब तक वो कोई नुकसान नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो इस तरह के ढेर सारे वायरस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन उनको ना कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस चाहिए जिसमें कि वो जिंदा हो जाएंगे। मर के जीने वाला वायरस है ये। मतलब वायरस, सारे वायरस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये सारे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम लोग यहाँ इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग इनविजिबल भी समझते हैं, और उसके बाद इसमें इनको हम लोग जो कैटेगरी में रखते हैं वो है मोनेरा। कौन सा कैटेगरी है, मोनेरा, ठीक है। बस नाम है, अभी याद होता है तो ठीक है, नहीं तो 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें से एक ये जान लो, प्लेग। जैसे कि अभी कोविड का केसेस चल रहा है ना, एक टाइम ऐसा था कि प्लेग पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोपियन जो कंट्रीज है, जो मैंने मैप दिखाया भी था पहले, उस वाले रीजन में सबसे ज्यादा ये प्रिवेल कर रहा था, सबसे ज्यादा वो फैला हुआ था। तो वहां पे बहुत ज्यादा मतलब खराब स्थिति थी, जैसे अभी कोविड का स्थिति खराब था, ठीक है, इससे भी ज्यादा खराब था प्लेग के टाइम पे। और बाकी निमोनिया, निमोनिया भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है कि करंट में जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, कोविड के केसेस में निमोनिया का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसलिए निमोनिया को भी समझना इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निमोनिया किससे हम लोग को होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, याद रखना, एक ब्लू ग्रीन नाम का एल्गी है। क्या है, ब्लू ग्रीन नाम का एल्गी है। और ये एक ऐसा एल्गी है जो कि एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोजोआ की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटोजोआ किस कैटेगरी में आता है, प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है कि इनके पास मूव करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल ऑर्गन होता है, लाइक सीलिया, आगे मैं फोटोज दिखाऊंगी, लाइक सीलिया, या फिर उनके पास कोई पूंछ होगा जिसे हम लोग फ्लैजिला या टेल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाला दो इंपॉर्टेंट बीमारी है, पहला है कालाजार, दूसरा है मलेरिया। लोगों को लगता है मच्छर काटने से मलेरिया हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मच्छर में जो फीमेल मच्छर होती है ना, उनके पेट में होता है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, ठीक है। और ये अब सोचने वाली बात ये है कि फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज बता रही हूँ। फीमेल मच्छर इसलिए काटती है क्योंकि उसके पेट में होते हैं अंडे, ठीक है, और वो उनको गर्म रखना चाहती है। तो जैसे मैंने बताया था ना तुम लोगों को कई बार क्लास में भी, कि मुर्गी अपने बच्चों को, सॉरी, अंडों को गर्म रखने के लिए क्या करती है, इसमें बैठ जाती है। तो ये जो फीमेल मॉस्क्यूटोज है, अपने अंडों को गर्म करने के लिए क्या करती है, वो ह्यूमन का ब्लड चूस लेती है या एनिमल्स का ब्लड चूस लेती है। तो वो थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है ना, तो उससे उनके अंडों को गर्मी मिल जाती है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज था। नेक्स्ट हम लोग बात करते करते हैं एल्गी की। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत एरो बना दिया है, और मैंने व्हाइटनर से इसको रिमूव भी नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि ये जो एल्गी है, एल्गी में कुछ क्लोरोफिल्स होते हैं, और ये क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, बट इसके बारे में इतना सा चीज जान लो कि फोटोसिंथेसिस ही वो जरिया है जिसमें कि सूरज में जो गर्मी है या उसमें जो एनर्जी छुपा हुआ है उसका यूज करते हुए प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं। और यही फूड जो है जितने भी और ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके हाइयर लेवल के, पॉइंट टू बी नोटेड, उसके हाइयर लेवल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, कोई कह सकता है कि नहीं मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ मुर्गा खाता हूँ, बट स्टिल मुर्गा क्या खाता है, कहीं ना कहीं से प्लांट्स ही खाता है ना। तो इसीलिए हम लोग सब लोग प्लांट्स और एल्गीज पे डिपेंडेंट है।
यहाँ पर दो चीजें मैंने लिखी हैं, फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड का मतलब हो गया दोस्त, फोई का मतलब हो गया दुश्मन, ठीक है। और यहाँ पे एल्गीज जो है इन्हें एक चीज चाहिए होता है, वो है पानी, ठीक है। पानी में कोरल्स जो है, लाइकेंस जो है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं मैंने तो बताया भी था। कोरल्स के बारे में कभी और अच्छे से बताऊंगी, तुम लोगों को जानना चाहिए। समुद्र के नीचे कलरफुल टाइप का जो सबको पिक्चर्स वगैरह दिखता होगा ना कई बार मूवीज वगैरह में, किसी ने फाइंडिंग नेमो वगैरह कुछ मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल से जो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, दैट इज कोरल्स, ठीक है। और लाइकेंस जो है वो एल्गी और फंजाई का है कॉम्बिनेशन, और समटाइम्स साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई का भी है। तो लाइकेंस जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट ये लाइकेंस जो है उसमें भी हो सकता है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के भी केस में हो सकता है। और ये लाइकेंस में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी एंड फंजाई का, ये क्वेश्चन भी पूछता है, मैं बता दे रही हूँ। इसके अलावा फूड में भी हेल्प करता है। जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा मैमल है अर्थ पर, वो कौन सा है, ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल का खाना क्या है पता है, एल्गी, जो तुम लोगों को दिखता भी नहीं है या मुझे भी नहीं दिखता है, ठीक है। अब फंजाई की हम लोग बात करते हैं। फंजाई को हम लोग एक स्पेशल नाम है इसका, हिडन किंगडम। हिडन किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं मतलब न्यूट्रिशन कैसे लेता है, मतलब ये किसी और में या तो सैप्रोफाइटिक की तरह, मतलब कोई सड़े गले चीजों पे जाके बैठ जाएगा और उसके बाद वहां पे फंजाई ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और नहीं तो कोई जिंदा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुस जाएगा या फिर उसके बॉडी पे रहेगा और उसका खून चूसता रहेगा। इस तरह का होता है फंजाई। मतलब इसका स्पेशल कोई अपना कुछ नहीं होता है जिसमें कि ये अपना फूड प्रिपेयर करे या शिकार करे या उस तरह की कोई चीजें नहीं होती। अब यहाँ पे जो फंजाई है, यहाँ पे एक चीज समझो, कुछ इनविज हाँ, ब्लड सकिंग नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड सकिंग मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे ब्लड सकिंग मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर लिया है। एक्चुअली ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है, ठीक है। और हाँ, जैसे मेरे सर में जो अभी डैंड्रफ है बहुत ज्यादा है, ये डैंड्रफ भी एक्चुअली में फंजाई है कहीं ना कहीं, ठीक है। और गोबर पे जो है उनको हम लोग कहते हैं कॉप्रोफाइलस, ठीक है। और जो इनविजिबल फंजाई है उसमें से एक आता है ईस्ट। जो भी लोग जो भी बच्चे तुम लोगों में से केक खाना पसंद करते हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि उसमें ईस्ट नाम का फंजाई होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज हम लोग यूज करते हैं, मोजरेला चीज के बिना तो हमारा पिज्जा भी नहीं बनेगा। और ये मोजरेला चीज या इस तरह के जितने भी चीज वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं पे बैक्टीरिया या फिर फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ विजिबल ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम लोग बात करें तो पहला है फंजाई। फंजाई में यहाँ पे मैंने दो नाम लिखा है। पहला है कॉप्रोफाइलस, जो मैंने अभी बताया गोबर पे होता है। दूसरा है कैराटिनो सिफेलिक, हाँ, कैराटिनो ऐसे कैराटिनोफिलिक। कैराटिनोफिलिक का मतलब होता है क्या, कैराटिन जहां पर भी होगा ना समझ जाना बाल, जो बाल में हमारी रूसी होता है, या फिर एनिमल्स में भी देखना तुम लोग उनके बालों में, या फिर कहीं पे हमारे कॉलोनी में एक कुत्ता है ना, सबने देखा है ना, जो सबसे सीनियर है, उसके बॉडी पे कुछ कुछ पैचेस टाइप के नजर आएंगे, एक्चुअली में वो कैराटिनोफिलिक फंजाई है, ठीक है। नीलेश तुम्हारे लिए बता रही हूँ। उसके अलावा मैं बताती हूँ प्लांटेई के बारे में। हाँ, प्लांटेई जो है, प्लांटेई का सिंपल मतलब यहाँ पे प्लांट्स ही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो ग्रीक वर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्लांटेई बना दिया। प्लांट्स के बारे में जान लो, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर। बहुत लोगों को नहीं याद होता है, इसके बारे में मैं सिंपल सा लाइन बताती हूँ, सबको याद हो जाएगा। हर्ब्स का मतलब होता है जैसे कोरिएंडर हो गया या फिर स्पिनच हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर तुम इनके स्टेम को तोड़ना चाहोगे ना, इनका स्टेम एक तो ग्रीन होता है और तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगा, बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद श्रब्स की बात करते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, झाड़ियां होती हैं, ठीक है। जैसे हिबिस्कस का प्लांट, शू फ्लावर कहते हैं इसका, जो पिंक वाला जो वर्जन आता है ना उसको हम लोग शू फ्लावर कहते हैं, और जो रेड वाला वर्जन आता है उसको हिबिस्कस कहते हैं, या रोज का जो प्लांट है। ये सारे जो प्लांट है इनका अगर तुम सेंट्रल स्टेम देखोगे तो वो थोड़ा सा उडी होता है, साइज में थोड़ा छोटा है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ट्री होता है, बट हर्ब से बड़ा है ये। एक सेकेंड। हम्म तो यहाँ पर जो ये सारे प्लांट्स हैं इनको हम लोग श्रब्स कहेंगे। इससे बड़ा होता है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज साइज में इन सबसे तो ऑफ कोर्स बहुत ही बड़े होते हैं। और अगर देखा जाए तो प्लांट के जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, ये जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया, इसमें लार्जेस्ट साइज के ट्रीज होते हैं। बनियान ट्री देख लेना बच्चे लोग, सबको पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ।
क्लाइंबर्स का यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझो, क्लाइंबर और क्रीपर ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, लाइक कद्दू, ठीक है, कद्दू हो गया, या और भी करेली हो गया, ठीक है, हाँ करेला हो गया, मैं करेली ही बोलूंगी करेली हो गया। तो इसमें यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि ये क्लाइंबर है कि क्रीपर है? तो क्लाइंबर के जो प्लांट्स होंगे उनका तो स्टेम वीक होगा जैसे क्रीपर का होता है, लेकिन इसमें एक चीज होगा, टेंड्रिल, ठीक है, एक पतला सा धागा टाइप का होगा जो किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया तो मनी प्लांट का लीव्स है, लेकिन मनी प्लांट जो है उसमें टेंड्रिल नहीं होता है। आज तक मैं बच्चों को यही पढ़ाती थी कि मनी प्लांट जो है वो क्लाइंबर है, और हमने भी देखा है कि वो क्लाइंबर है, लेकिन मनी प्लांट में टेंड्रिल नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो क्रीपर है। ये सीनियर्स के लिए बता रही हूँ, ये माइन्यूट डिफरेंस मैंने इधर ही कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है। और क्रीपर का तो सबको पता है, सांप जैसा जो क्रीप करे जमीन पर, जैसे तरबूज, ठीक है, इनको हम लोग क्रीपर्स कहेंगे। अब एनिमेलिया की बात करेंगे तो एनिमल्स का बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है, बट मैंने यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है जो कि शॉर्ट में अच्छे से मैं समझा पाऊँ। सबसे पहला है ब्लड जिसमें प्रेजेंट हो और जिसमें ना प्रेजेंट हो। तो जिसमें प्रेजेंट है उसको कहेंगे इनाइमा, और जिसमें नहीं है उसको कहेंगे अनाइमा, ठीक है। अ और ई का डिफरेंस है। अनाइमा को ऐसे समझ सकते हो, एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ए फॉर एनीमिया होता है ना, ए फॉर एनीमिया, एनीमिया में ब्लड का प्रॉब्लम होता है, तो इसे याद रख सकते हो। और इनके क्या एग्जांपल्स है, लाइक एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, सिलेंट्रेट। किसी को नहीं समझ में आया? केचुआ देखा है, समझ गए, केचुआ इज एनिलिड। उसके बाद स्नेल्स देखा है, स्नेल्स अगर कभी मरा हुआ दिखे तो ऑब्जर्व करना, उसमें ब्लड नहीं नजर आएगा। यश प्रेजेंट हो, आयुषी नैना ऑब्जर्व करना तुम लोगों का काम है। कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ब्लड का मतलब वही है, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं सिंपल इस टर्म में समझा रही हूँ। जब हम लोग बाद में थोड़ा सा डीप में जब बात करेंगे एनिमेलिया की, तब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, लिम्फ क्या है, हेमोलिम्फ क्या है। हाँ, ठीक। वहां पे एक्चुअली में हेमोलिम्फ और लिम्फ होता है, ठीक है, व्हाइटिश कलर का जो है उसको लिम्फ और हेमोलिम्फ कहते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो उन्हें हम लोग ब्लड नहीं कहते, ब्लड ब्लड नहीं कहता है, ठीक है। अगर हम लोग अभी डीप डिस्कशन करेंगे तो टाइम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइटिश कलर के जो चीजें हैं उसको लिम्फ और हेमोलिम्फ कहते हैं। इवन इंसेक्ट्स में भी, ठीक है, इंसेक्ट्स में भी हम लोगों को हेमोलिम्फ और लिम्फ तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। और इनाइमा में क्या होता है, इनाइमा में ब्लड जो रेड कलर का हो वो विजिबल होता है, ठीक है। और इसके पहले वाले में जो हम लोग कह रहे थे ना, रेड मतलब ब्लड जो है, ब्लड की जहाँ जगह यहाँ पे हम लोग फ्लूइड का वर्ड भी यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाइटिश कलर का फ्लूइड और रेडिश कलर का फ्लूइड। तो रेडिश कलर के फ्लूइड को हम लोग जनरली ब्लड कंसीडर करते हैं, और व्हाइटिश कलर के जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लोग लिम्फ या हेमोलिम्फ कहते हैं। अब ठीक है ना काजल? ठीक है, तो इनाइमा की हम लोग बात करेंगे जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। तो याद रखना इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओवी पैरस एंड वीवी पैरस। ओवी पैरस जो अंडा दे, सिंपल, बहुत सारे एग्जांपल्स है, डक और हैन, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। वीवी पैरस का एग्जांपल है, वीवी पैरस का मतलब होता है जो कि, ठीक है, बाकी सोचते रहो। वीवी पैरस के मतलब होता है जिसमें वो बेबीज देते हैं, ठीक है, लाइक डॉगीज। बहुत सारे पपी हो गए मेरे कॉलोनी में। हाँ ठीक है, अभी तब मैं समझ गई तुम लोगों को पता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल की बात की थी, लाइफ साइकिल का फोटो मैंने थोड़ा सा लेट से लगा दिया है, पर यहाँ पे फोटोज देखोगे तो लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग को बैक्टीरिया एक्चुअली कंप्लीट करना है, हमारे पास 20 मिनट्स बचा हुआ है बैक्टीरिया कंप्लीट करने के लिए। बैक्टीरिया को समझो तो ये प्रोकार्योटिक सेल्स है। प्रोकार्योटिक सेल का मतलब अभी मैं इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ काजल, तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओल्ड फैशन सेल, ठीक है, ओल्ड फैशन सेल, ठीक है। जैसे कि हम लोग फोन भी, हम लोगों का फोन भी जो है मॉडिफाई होते जा रहा है ना, तो हम लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न फोन, ओल्ड फैशन फोन। अभी नोकिया क्या 3610 पता नहीं ऐसा कुछ कुछ था, वो जो है वो ओल्ड फैशन सेल था, ठीक है। यहाँ से तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब ओल्ड फैशन में क्या होता है कि ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होगा,
और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होगा। अब ओल्ड फैशन है तो ऑफ कोर्स जैसे हम लोग थोड़े से मॉडर्न है, एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स के केस में कहें तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड फैशन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनेली नहीं होता। ऑर्गेनेली क्या है, जो भी सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना ऑर्गन एंड ऑर्गेनेली में डिफरेंस। ऑर्गेनेलीज जो है इनके पास स्पेशल कोई रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता। मैंने अभी बताया था ना, सेल के अंदर में हम लोग न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले जाके एनर्जी बनाते हैं, है ना, मैंने बताया था ना। तो हाँ, तो इनके पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गेनेली नहीं होता है जिससे कि वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और चीज बताते हैं कि ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, कुछ कुछ कर भी पाते हैं, पर यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बस लिखा है कि यहाँ पे कुछ कुछ नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे मुझे बताना था, हाँ, इसके पहले मैंने जब फोटोज दिखाए थे तो आर्की बैक्टीरिया ये वो बहुत सारे कैटेगरीज थे। यहाँ पे ध्यान से देखना, आर एच विटाकर ने क्लासिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटाकर ने। क्लासिफिकेशन का बेसिस में पहले बता चुकी हूँ, न्यूट्रिशन, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी जो चीजें हैं, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब चीजों को मतलब मद्देनजर रखते हुए इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया मैंने बता दिया है। बस प्लांटी में एक चीज मुझे ऐड करना है, जो मैंने पहले कहा था कि मेरे से गड़बड़ हुआ था। एल्गी जो है, एल्गी अगर देखोगे एल्गी में क्लोरोफिल होता है, तो प्लांटी में जो स्टार्टिंग वाला जो है ना, स्टार्टिंग वाला, उसको हम लोग कहेंगे एल्गीज। अब यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग वाला क्या है, इवोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फंजाई तो मैंने बता दिया है थोड़ा थोड़ा। प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनमें डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं, कुछ टेल यूज करते हैं, कुछ सीलिया यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड अगर तुम लोग समझोगे तो पता चलेगा कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, बहुत अजीब नाम है, तुम लोग को नहीं याद होगा, बट इतना याद रखना कि बैक्टीरियोलॉजी के वो फादर है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, लुईस पाश्चर का नाम अक्सर माइक्रोबायो में बैक्टीरिया वाले में आएगा ही आएगा। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट काम किए थे। पहला है इनोक्यूलेशन ऑफ रेबीज। रेबीज एक तरह की बीमारी है जिसकी जो बैक्टीरिया है, इन्होंने उसको ग्रो कराया था। जो मैंने बताया था ना फिजियोलॉजिकल मेथड जिसमें कि हम लोग ग्रो कराते हैं, आटे का मैंने बताया था ना, सड़ना, है ना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने रेबीज के बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट कराया था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया पता है, रेबीज से बचाने के लिए लोगों को इन्होंने थोड़े से अमाउंट में, वेरी माइन्यूट अमाउंट में उसको बॉडी में इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, और उसी से वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आया। अभी जो हम लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन वगैरह लेते हैं, उसमें अटेनुएटेड वायरस होता है। अटेनुएटेड मतलब पार्शियली पार्शियली डिकम्पोज्ड वायरस। ठीक है, ऐसा वायरस जो आपके बॉडी में तो जाएगा लेकिन ज्यादा बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा, मतलब सीरियस इलनेस तक नहीं लेके जाएगा, जो अगर रियल वाला वायरस आ जाते तो होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद एक और है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, लुईस पाश्चर का दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पाश्चराइजेशन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब ये पॉस्चराइजेशन का बेसिस क्या है कि ये जो भी मिल्क है ना, उसको हम लोग को बॉईल करना है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट से जो दूध खौलता है ना, उसके पहले इसको रोक देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। हम लोग भी अक्सर ये काम करते हैं, दूध आज हम लोगों ने लिया, ठीक है, गर्म किया, फिर रात में फ्रिज में रखा, फिर सुबह गर्म किया, फिर दोपहर में थोड़ा थोड़ा यूज किया, फिर उसको फ्रिज में रखा, फिर गर्म किया, वो फटता नहीं है ऐसे, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हम मम्मी या तुम लोग जो यूज कर रहे हैं या मैं भी जो यूज कर रही हूँ, इसको कहेंगे लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हम लोग जो बीच बीच में हम लोग जो बॉईल कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस, LTLTP शॉर्टकट है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस, जो अमूल और सुधा वाले इस्तेमाल करते हैं, पॉस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है उसमें, है ना।
अभी तो पॉस्चराइजेशन का सीधा मतलब यही होता है, लेकिन एक्चुअली में पॉस्चराइजेशन दो तरीके से होता है अगर रियलिटी में देखोगे तो। अभी के लोगों के लिए ना पॉस्चराइजेशन का मतलब सिर्फ यही रह गया है, HTSTP। इसमें क्या होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 72 डिग्री सेल्सियस को 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए इसको बॉईल किया जाता है मिल्क को, देन सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, और कंप्लीटली खत्म होंगे तो क्या होगा, ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा। समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी अगर हम लोग लो टेम्परेचर पे करते हैं तो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ना बहुत बदमाश है, बताऊंगी आगे कैसे। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जनरल फीचर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने जनरल फीचर्स के बारे में लिखा है, तो जनरल फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे गौर से देखो। शेप्स, न्यूट्रिशन, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जहाँ रहते हैं। सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, और प्लस बैक्टीरिया का मतलब है ह्यूमंस के लिए यूजफुल बैक्टीरिया, माइनस बैक्टीरिया का मतलब है ह्यूमन के लिए हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है। अगर हम लोग शेप की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो तीन शेप बनाए हैं। पहला है सर्कल, दूसरा है रॉड, फिर यह है स्पिरिलम, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है। इसके बारे में मुझे बताना है। ये तो प्रिंट हो गया। खैर, जो सर्कुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोकस। ठीक है, कोकस। यहाँ पे कोकस में COR है ना, O फॉर जीरो, मतलब ऐसे सर्कुलर वाला। रॉड, ठीक है, रॉड सबको पता है। स्पिरिलम में या तो ये सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, या तो ऐसे स्पाइरल रिबन टाइप होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टो वगैरह वाला। ठीक है, अब ये देखो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है लाइन। स्ट्रिप देखा है तुम लोगों ने, स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है लाइन, है ना। स्केल भी एक तरीके का स्ट्रिप ही है। और इसमें क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे मैंने कोकस वाला बताया या रॉड वाला बताया, वो एक दूसरे के बाद ऐसे करके मोती के माला जैसे सजते जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, तुम लोगों को ऐसे याद नहीं होगा पर ऐसे याद होगा। ये जो लंग्स का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये लंग्स का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। और कोविड में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, कहीं ना कहीं ये डेवलप करने लगते हैं। या कोविड छोड़ो, ऐसे भी कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जैसे कई बार मुझे भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये जो लंग्स में है ना, इस तरह की लाइंस में अरेंज होने लगते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, लंग्स कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकस आई थिंक अब तुम लोगों को याद रहेगा। और दूसरा है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलो का मतलब होता है ग्रुप। स्टेफाइलो बहुत अजीब सा नाम है ना, अजीब सा मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ही है सर्कल, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप में रहेंगे। अब इसको तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। नेता देखा है तुम लोगों ने, नाक से जो निकलता है, बहते रहता है कई बार, एक्चुअली वो स्टेफाइलोकोकस है। ठीक है, या फिर स्टेफाइलो मतलब तरीके का है। तो इसीलिए जो हमारा नेटा निकलता है वो गोल गोल टाइप का निकलता है। ठीक है, समझ में आया? कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है। हम्म। नेटा को अपने अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुम्हें स्टेफाइलो वाला दिख जाएगा। अब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हाँ ठीक है, बस समझा रही हूँ याद रहने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलो या स्टेप्टो से आ जाता है क्वेश्चन कई बार। कुछ ऐसे अगर नर्सिंग वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आ जाता है। खैर, न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रिशन को अगर देखेंगे तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करे, लाइक प्लांट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बेसिक सबको पता है, और मैंने इवन स्टूडेंट्स को भी इतना पढ़ाया है। हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए जो अपना फूड प्रिपेयर करे। इसका एग्जांपल है रोडोस्पिरिलम। यहाँ पे नाम मत याद करो, बट दो चार बार देख लेना। ठीक है। केमोसिंथेटिक जो है, केमोसिंथेटिक में केमिकल से एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफी की। तो हेट्रोट्रॉफी तीन तरीके का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक क्या है, काजल बताओगी जल्दी जल्दी में? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। हम्म। हम्म। सिम्बायोटिक। हाँ बिल्कुल ठीक है।
तो ये तुम लोग क्लियर होगा, इसके एग्जांपल्स तुम लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ ना यहाँ पे देखोगे अगर तो ये वाला मोनेरा का फोटोज दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोटेस्टा का फोटो दिया हुआ है। प्रोटेस्टा का मैंने इसलिए रहने दिया है कि ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि इसमें मूवमेंट के लिए अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कुछ है, किसी में एक है। जब हम लोग प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को, हम लोग के पास 10 मिनट बाकी और एक पूरा स्लाइड खत्म करना है। हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे तुम लोग को एक चीज समझो कि मैंने बताया था बैक्टीरिया में दो कैटेगरी होता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम लोग कह सकते हैं पुरातन जमाने के बैक्टीरिया। क्यों कहा मैंने पुरातन जमाने के बैक्टीरिया? क्योंकि वो उसी टाइम से चले आ रहे, खत्म ही नहीं होते। और इनके एग्जांपल्स हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। सीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब ही होता है सॉल्ट, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट वाले रीजन में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थर्मोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रहते हो, ठीक है। हॉट स्प्रिंग वगैरह वाले जो है, जो गर्म पानी के कई जगह स्रोत है, राजगीर वगैरह जाओगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो थर्मोफाइल। मिथेनोजेंस की बात करेंगे तो ऐसे मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब जहाँ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो कि जल्दी जल्दी घास तो खा लेते हैं लेकिन बैठ के इसके बाद पेट से घास निकाल के चबाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ एंड बफेलो। हाँ, काऊ एंड बफेलो, इनके अंदर होता है मिथेनोजेंस। यही हेल्प करते हैं, जो उनका जो गोबर आता है ना, उनमें ये मिथेनोजेंस जो है उसको इतने अच्छे से डिकम्पोज कर चुके होते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, कि उसमें गैस रिलीज होता है और वही गैस जो है हम लोग बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का एग्जाम्पल है तुम्हारा पेंसिल। पेंसिल को तोड़ दो, दोनों पेंसिल को छील दो, दैट इज बाइनरी फीजन, जो कि बैक्टीरिया में होता है। एक बैक्टीरिया है, वो किसी भी वजह से उनको मन करेगा अपने नंबर बनाने का, वो दो टुकड़ों में टूट जाएंगे और उसके बाद वो दो बैक्टीरिया बन गए, दोनों ग्रो कर जाएंगे, फिर वो और टूटेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल 3 तरीके से होता है। हाँ। हम्म। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन का जो तुम बात कर रही हो बात ठीक है, लेकिन जब हम लोग बाद में बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे से बताते हैं, अभी मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, पर मैं बता देती हूँ। हाँ, पर मैं बता देती हूँ, बाइनरी फ्यूजन जो है, बाइनरी फ्यूजन में ये टूटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके अंदर का जो न्यूक्लियस या बाकी सारे ऑर्गेनेलीज है वो भी बराबर मात्रा में टूटे। ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में अगर कोई भी फ्रेगमेंट टूट रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंट टूट रहा है, उसके अंदर जो है उसका अगर सेक्शन ऑफ मतलब कि एक सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, उनका अगर कुछ कुछ भी कुछ भी मतलब एक सेकेंड, कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज भी चला गया है, तो वो पूरा कंप्लीट बाद में बड़ा सा बन जाएगा, लाइक स्पायरोगायरा। ठीक है। लेकिन ये अभी बहुत डिटेल हो जाएगा। स्पायरोगायरा में जब सेक्शन होता है ना, जब वो टूटता है, तो उसमें अगर सारे ऑर्गेनेलीज के कुछ कुछ दो चार भी चले गए हैं तो वो उसका काम चल जाता है, वो बड़ा सा स्पायरोगायरा बाद में डेवलप हो जाएगा। लेकिन बाइनरी फिजन में, लाइक इन केस ऑफ एमीबा, उनका न्यूक्लियस, उनका साइटोप्लाज्म सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होता है। फ्रेगमेंटेशन में इतना बड़ा भी अगर कोई टुकड़ा है वो इतना भी टूटा है तो चल जाएगा, लेकिन बाइनरी फिजन में इक्वल इक्वल होता है। अभी क्लियर है? हेलो? ठीक है। अभी सेक्सुअल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 तरीका होता है, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, और मैंने बताया था ना वायरसेस जो है किसी भी बॉडी में जाते तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो किसी बैक्टीरिया के अंदर वायरस अगर चले गए, जिस वायरस का नाम यहाँ पे मैंने बैक्टीरियोफाज रखा है, ठीक है, अगर वो उसके अंदर जाता है तो उसका ना कुछ कुछ डीएनए वगैरह ले लेता है, फिर वो दूसरे वायरस के पास गया, ठीक है, सॉरी दूसरी बैक्टीरिया के पास गया, तो उसमें गया तो इसका पहले वाले का डीएनए लेके गया ना, कुछ कुछ चीजें लेके चला गया, तो जो लेके चला गया वो उसके न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा इनका डीएनए वो नया बनेगा, आधा किसी और कलर का होगा, आधा किसी और कलर का होगा और आधा किसी और कलर का होगा, मतलब दो डिफरेंट, जहां पर भी दो डिफरेंट न्यूक्लियस जो है मर्ज करेंगे या उनके कंटेंट मर्ज करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरवाइज वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, जूनियर्स को प्रॉब्लम होगा, जूनियर्स इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इग्नोर इट, कान थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंजुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया जो है आपस में हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे का डीएनए जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का एक्सीडेंट हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बगल में एक बैक्टीरिया था, उसने देखा कि एक टुकड़ा है जिसको बचाया जा सकता है, तो उसने उसको अपने अंदर ले लिया, तो कहीं ना कहीं तो दो बैक्टीरिया का डीएनए मिल गया ना, तो इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इजी लैंग्वेज में इतना ही काफी है। रेस्पिरेशन की बात करें, सांस, मैंने कहा था, तो एरोबिक एंड एनएरोबिक तरीके के, दो तरीके के होते हैं। एरोबिक जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो वाइन, विनीगर और बियर जो है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। वाइन, विनेगर और बियर ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया किन किन चीजों में यूजफुल है। तो पहला है जो भी डिकम्पोजिशन का काम है, सड़ाना गलाने का काम है, वो सारी काम। फिर है जो मैंने तुम लोगों को जूट रॉटिंग पढ़ाया था, किसी को, अच्छा 6th क्लास में पढ़ाया था, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था। एक्चुअली जो जूट का प्लांट्स होता है ना, उनका जो स्टेम होता है उसके अंदर जूट के फाइबर होते हैं। फाइबर पता है, रेशा, ठीक है। जूट का जो रेशा, जो जूट का बोरा वगैरह बनता है, उसका रेशा जो उसकी स्टेम के अंदर होता है। तो पहले जूट को काट लिया जाता है और उसके बाद उनको बंडल में बांध के पानी में थोड़े दिन के लिए तालाब वगैरह में फेंक दिया जाता है, या ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा पानी ऊपर से पोर कर दिया जाए। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं और जूट के स्टेम को सड़ाने लगते हैं। और एक्चुअली में जब वो सड़ाते हैं ना, तो उसके अंदर का जो लसलसापन होता है वो कम हो जाता है और वो फाइबर के रूप में बाहर आ जाता है। तो बाद में इसको सफाई वगैरह करके जूट का जो बोरा हम लोग देखते हैं घर में इस्तेमाल होता है, या कई बार सब्जी वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जूट का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है। फिर उसकी बात करें सॉइल की केयर की, मिट्टी का ध्यान रखते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, इसके एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद बात करेंगे दही और चीज, ये बनाने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सॉइल केयर की मैंने बात की तो ऑफकोर्स ये फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेंगे। फिर विनेगर का प्रिपरेशन भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। इसमें क्या होता है कि शुगर को डिकम्पोज किया जाता है। फिर बायोगैस एंड मेडिसिन मैंने बता दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऐसे बैक्टीरिया के जो हम लोगों के लिए हार्मफुल है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो किसी न किसी में डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो पहला है प्लांट्स के केस में सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर को समझने के लिए ना, अपने घर में तुम लोगों को याद होगा कभी संतरा वगैरह बहुत दिन के लिए रह गया होगा, तो उसके पास ग्रीन ग्रीन टाइप का स्पॉट्स बन गए होंगे, उसी को सिट्रस कैंकर कहते हैं। फायर ब्लाइट ऑन एप्पल, ये क्या है, एप्पल के ऊपर ऐसा लगेगा ना आग से जल गया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर बहुत सारे इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इनको देख लेना सीनियर्स। और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे। निमोनिया, कॉलरा, टाइफाइड, टीबी। टीबी से बहुत क्वेश्चन आता है, टीबी एंड टेटनस से, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है। और एनिमल्स के केस में देखा जाए तो एंथ्रेक्स ऑफ शिप और ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स के पैर जो है वो काले हो जाते हैं, ये है, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया, मैंने बताया था तुम लोगों को। साइनोबैक्टीरिया के ऊपर ना बहुत सारे साइंटिस्ट में लड़ाई हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पहले उनको लगता था कि एल्गी है, फिर लगा नहीं बैक्टीरिया है। अब ऐसी क्या वजह थी कि उनको एल्गी और बैक्टीरिया दोनों लग रहा था। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एल्गी और बैक्टीरिया के बीच का लिंक ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो वो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के ऊपर काजल तुम्हें डीप स्टडी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम बॉटनी की स्टूडेंट हो। यहाँ पर जो है एक्चुअली में उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एल्गी के पास हम लोग जनरली मानते हैं कि एल्गी या प्लांट्स के पास होना चाहिए, जिसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो सनलाइट का इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन ये जो एल्गी हैं वो यूकारियोटिक सेल होते हैं। यूकारियोटिक मतलब एडवांस है। और मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पुराने जमाने के सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है, इनका सेल एक्चुअली में है प्रोकारियोटिक सेल, लेकिन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो कुछ लोगों को लगता है एल्गी होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है बैक्टीरिया होना चाहिए। इसीलिए इसका दो नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। इसको अगर समझना हो तो तुम लोगों को इसका एक और प्रॉब्लम बताती हूँ।
algal bloom. algal bloom क्या होता है? जब कहीं पर भी रुका हुआ पानी वगैरह होता है, तालाब का पानी होता है, तो वहां पे देखना ग्रीन ग्रीन टाइप का छाई पड़ जाता है ना? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है सीनियर्स के लिए, सिम्बायोन्ट बैक्टीरिया। यहाँ पे लाइकेन और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया की हम लोग बात करेंगे। लाइकेन क्या है? फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनता है समटाइम्स, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, मतलब जो भी हमारे दलहन वाले प्लांट्स है, ठीक है, दलहन वाले लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनका जो रूट होता है, ठीक है, हम लोग जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होता है, एक्चुअली वो दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन इन बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, इन बैक्टीरिया के कारण है। सीनियर्स ध्यान से सुनेंगे, प्रोटीन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट होता है, और ये नाइट्रोजन कंटेंट रूट के आसपास के रीजन में यही बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। तो इन बैक्टीरिया का नाम कुछ कुछ एग्जांपल है, जिसमें से राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। जब मैं अच्छे से डीप में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, 1 मिनट में लेट हो गई हूँ, बट इट्स ओके, इतना तो चलता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबको समझ में आया? ठीक है, देन हम लोग लीव करते हैं क्योंकि मुझे बैटरी भी बचाना है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। मैं शेयर कर दूंगी इसे। बाय, गुड नाइट।